हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग सभी को। दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2020 का एडमिट कार्ड आ गया है। तो दोस्तों आपका 9 अगस्त को एग्ज़ाम फिक्स हो गया है। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लग जाइए। और दोस्तों टाइम बहुत ही कम है, 10-12 दिन का टाइम बचा है। जो भी विद्यार्थी अपना टॉपिक या अपना विषय सही से नहीं रिवीजन किए हैं वे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों 10-12 दिन बहुत ही कम समय है। और अगर आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाए तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही समझ लीजिए अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति इस समय दोस्तों सबके घर में होगी। और दोस्तों सबके घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। और दोस्तों लगभग सबके घर में पैसे की कमी ज़रूर होगी। तो दोस्तों अगर आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 5-6 हज़ार में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों हिंदी और जीएस और रीजनिंग का लगातार प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैंने जीएस का प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन करा दिया हूं। और दोस्तों यह 51 से 100 के बीच में रहेगा प्रैक्टिस सेट, और 50 क्वेश्चन का जीएस का प्रैक्टिस सेट है। आप लोग अच्छे से करिएगा। और दोस्तों यह सभी के लिए बीए बीएससी आर्ट्स सबके लिए जीएस का टेस्ट रहेगा। और दोस्तों लगभग जीएस का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 दोस्तों आपके विषय से और 50 दोस्तों जीएस जिसमें सब शामिल रहेगा। तो दोस्तों 100 नंबर का जीएस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप 100 नंबर का जीएस है अगर 60 या 70 दोस्तों अगर कर लेंगे, अच्छे से 70-70 कर लेंगे आराम से, आपको सरकारी कॉलेज मिलने की चांस बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हिंदी और रीजनिंग लगभग सभी लोग कर लेते हैं, वे उतना कठिन नहीं होता है, बस केवल सभी लोग जीएस में ही फंसते हैं। तो आप लोग अच्छा से दोस्तों 70 और 80 के बीच में अगर आपका जीएस सही होगा तो दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं जीएस का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों यह 51 से 100 तक रहेगा क्वेश्चन। और दोस्तों 50 क्वेश्चन का जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। दोस्तों इसमें बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। क्योंकि दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यह 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह भारतीय संविधान के जनक थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। और कौन? भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में ये सब भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 पाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले आप लोग जानिए कि यह घटना कब हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यह आपका 13 अप्रैल। तो दोस्तों जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इससे पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी। साइमन कमीशन दोस्तों 1927 में आए थे। और दोस्तों जो
कानून है? तो दोस्तों रोलेट कानून 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ था। यह विधेयक रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी और इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। किसको? रोलेट कानून रोलेट कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा जाता है। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि रोलेट कानून को क्या कहा गया है, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील किस कानून को कहा जाता है, तो आपका रोलेट कानून को कहा जाता है। तो दोस्तों रोलेट कानून जो 1919 में बना था, या दोस्तों रोलेट कानून यह 17 मार्च 1919 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो यही रोलेट कानून का बनना यह 17 मार्च 1919 को बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने की व्यवस्था थी? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह 5 मार्च एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में गांधी और भारत के उसमें वायसराय थे लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, और असहयोग आंदोलन यह 1920 से 1922 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन यह आपका 1930 में हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने की व्यवस्था थी? तो दोस्तों यही सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि यह भी 1930 में हुई थी और इसीलिए इसको रोकने की व्यवस्था गांधी इरविन समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों बताना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में दोस्तों यूपी बीएड में पूछ सकता है। 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर पुष्कलावती, एलोरा, नागार्जुनकोंडा, वातापी। तो बताना है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस वेद से असदो माँ सदगमय लिया गया है? ऑप्शन नंबर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो असदो माँ सदगमय यह ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद में दोस्तों तो वैदिक स्तुतियों के मंत्र शामिल है, और जो आपका यजुर्वेद है इसमें यज्ञ कर्म कांडों के बारे में वर्णन किया गया है। सामवेद में आपका संगीत का वर्णन किया गया है, और अथर्ववेद में आपका जादू टोना ये सब वर्णन किया गया है। तो असदो माँ सदगमय यह ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर राज हड़प करने की नीति, सहायक संधि, कुशासन का आरोप, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने राज को हड़पने के लिए निम्नलिखित से दोस्तों उपाय लगाए थे। एक था राज हड़पने की नीति और कुशासन का आरोप। और दोस्तों किसी भी राजा को अगर उसका बेटा अगर नहीं होता तो दोस्तों उसको गोद लेने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों यह भी गोद निषेध का भी आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था कि आप अगर किसी राजा को लड़का नहीं है तो वह किसी को गोद नहीं ले सकता है। तो दोस्तों यह सब लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़पने की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का, दोस्तों यहाँ पर अवध का विलय किस आधार पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर अवध का विलय मतलब अवध को किस तरह से दोस्तों अपने राज में मिलाया था। तो दोस्तों उस पर कुशासन का आरोप लगाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु से, हजरत मोहम्मद के जन्म से, हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन से, हजरत मोहम्मद के प्रथम उपदेश से। तो दोस्तों भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश त्रिकुणात्मक संघर्ष में युद्धरत देशों में शामिल नहीं था। यानी आपको बताना है कि यह जो त्रिकुणात्मक संधि हुआ था इसमें कौन सा वंश भाग नहीं लिया था। प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश या पाल वंश। तो दोस्तों जो यह चोल वंश है यह दोस्तों भाग नहीं लिया था। उसमें दोस्तों त्रिकुणात्मक संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। इन तीनों वंशों के बीच युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में विजय कौन हासिल किया था। तो दोस्तों इस युद्ध में विजय प्रतिहार वंश की हुई थी। अगर आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि त्रिकुणात्मक संघर्ष में कौन से विजय हुए थे, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या पाल वंश, तो आपको लगाना है प्रतिहार वंश इसमें विजयी हुए थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से भाग नहीं लिया था, कौन सा देशों में शामिल नहीं था। तो आपका सी राइट हो जाएगा, चोल वंश। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बौद्ध धर्म के विषय में प्रश्नोत्तर के रूप में जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। यानी जो दोस्तों बौद्ध धर्म है यह किस स्रोत से जानकारी हमें प्राप्त होती है, बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो दोस्तों विनय पिटक से, मिलिंद पन्हों से, दीपावामसा से या ललित बिस्तर से। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के विषय में हमें मिलिंदो पन्हों से जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मिलिंद पन्हों में दोस्तों बौद्ध धर्म के विषय में वर्णन किया गया है या वही मिलिंद पन्हों से बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी सावरकर ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, लाला हरदयाल ने। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया था। बाल वध, जात पात, सती प्रथा या बहुविवाह। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यह झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है।
तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके जेपी कृपलानी आपके झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्तों अभी हम बताएं कि सी राजगोपालाचारी कौन थे? वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह सभी दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 64। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन वापसी के संबंध में यह विचार किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का, सुभाष चंद्र बोस का या मोतीलाल नेहरू का? तो दोस्तों यह कथन आपका सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65। तो दोस्तों बताना है रानीखेत रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर भेड़ बकरी से, कुक्कुट से, गाय भैंस से या सूअर घोड़ा से? तो रानीखेत रोग यह कुक्कुट से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुक्कुट रोग से दोस्तों रानीखेत रोग होता है। कुक्कुट से रानीखेत रोग होता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हैदराबाद, करनाल, गाजियाबाद, हिसार। तो आपका नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट आपका हैदराबाद स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना किसके रिसाव से हुई? ऑप्शन नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरीन, क्लोरोफार्म। तो दोस्तों भोपाल गैस दुर्घटना जब 1984 में हुआ था तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट दोस्तों आइसोसाइनाइट हुआ था। साइनाइट ये ऐसे रहेगा आइसोसाइनाइट, या साइनेट भी कर सकते हैं या साइनाइट भी कर सकते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइट ऑप्शन नंबर बी राइट। भोपाल गैस दुर्घटना किसके हिसाब से हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट। और जो दोस्तों क्लोरीन होता है यह पानी को शुद्धिकरण के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर माइक्रोकांडिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या कोशिका केंद्रक। तब जो आपका पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? यह आपका कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका की जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगार स्तर को अधिकतम करना या वित्तीय संस्थाओं का नियमन। तो दोस्तों आपका वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है, इसमें आपको चुनना है। तो दोस्तों वित्तीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए होता है, यह सही है। और आर्थिक स्थिरता के लिए भी होता है, यह भी सही है। और रोजगार स्तर को अधिकतम करना, यह भी आपका फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो यह वित्तीय संस्थाओं का नियमन है यह आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है क्या कहलाती है? प्रगतिशील, अनुपातिक कर या प्रतिगामी कर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह कर जिसका कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है वह आपका अनुपातिक कर कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? उत्पादन, आय या मूल्य या आयात? तो दोस्तों मांग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या होती है? आय की आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेल के बिजली के चलने वाली
इंजनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस एक नगर में किया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि रेल के बिजली का इंजन का निर्माण किस नगर में होता है? ऑप्शन नंबर दुर्गापुर, जमशेदपुर, भोपाल या हरिद्वार। तो दोस्तों रेल की बिजली से चलने वाली इंजनों का निर्माण यह आपके भोपाल नगर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लौंग का कटोरा दोस्तों देखिए बहुत नया क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। लौंग का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर देखते हैं, जंजीबार एवं पेम्बा को, सुमात्रा को, ताइवान को, इंडोनेशिया के जावा द्वीप को। तो आपका लौंग का कटोरा या जंजीबार एवं पेम्बा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होकाइडो, शिकोकू, होदोरी या होन्शु। तो दोस्तों जापान का जो सबसे विशालतम द्वीप है उसका नाम क्या है? होन्शु। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? यानी विधि के समक्ष समानता यह आपका अनुच्छेद 14 में कहा गया है या स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना अनुच्छेद 15 में क्या हुआ था? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 में हुआ था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और जो आपका अनुच्छेद 19 में हुआ था यह वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण हुआ था। और जो अनुच्छेद 20 में हुआ था यह अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों यह विधि के समक्ष समानता को पूछ रहा है, तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों यह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार अगर यहाँ पर पूछ देता तो यह आपका अमेरिका के हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है आपका पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न अनुच्छेद 39 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? ऑप्शन नंबर 42वें, 44वें, 56 यानी 56वें या 24वें। तो बताना है अनुच्छेद 39 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो दोस्तों यह आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की देन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध देश है। आपको बताना है सूर्योदय का देश किस देश को कहते हैं? तो दोस्तों सूर्योदय का देश या हम जापान के देश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, सुनहर जोड़ती है। दोस्तों बताना है सुनहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए तुरान और ओटारिया को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को या सुपीरियर और ह्यूरन को। तो सुनहर या बंगाल और त्रिपुरा को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी दो नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती है? गोदावरी और कृष्णा, ताप्ती और नर्मदा, पेनार और कावेरी और दामोदर एवं महानदी। तो दोस्तों वो दो नदियां संयुक्त डेल्टा बनाती है, वह आपको नदी का नाम बताना है। तो वह नदी गोदावरी और कृष्णा नदी है जो
संयुक्त डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की केंद्रीय ईंधन अनुसंधान शाला स्थित है? ऑप्शन नंबर जिया लगोरा या जादूगोड़ा या बोकारो या नवेली। तो जो जादूगोड़ा या झारखंड में स्थित है, यहाँ पर दोस्तों स्थान पर ईंधन अनुसंधान शाला स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से किसको अवस्थापना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऊर्जा, यातायात, शिक्षा या बीमा। तो दोस्तों यह आपका यातायात को अवस्थापना में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है? तो बताना है बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापारिक ऋण, राष्ट्रीय बचत पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह आपको मुद्रा नहीं दिख रहा है, यह दोस्तों यह बैंक ओवरड्राफ्ट और व्यापारिक ऋण या राष्ट्रीय बचत पत्र, इनमें से कोई भी मुद्रा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि के दोष में प्रतिबिंब की स्थिति होती है रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे, कहीं भी हो सकती है। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब या रेटिना के आगे स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेटिना के आगे प्रतिबिंब इसकी स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन 86 निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स? ऑप्शन नंबर हरगो गोविंद खुराना को, हेराल्ड को, मेंडल को या बीजमान को। तो दोस्तों मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87 अधिक जल शोषक होने के कारण निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल नहीं है? नीम, आंवला, यूकेलिप्टस या बेर। तो दोस्तों जो आपका यूकेलिप्टस है यह अधिक जल शोषक होने के कारण यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास ऑप्शन नंबर तिजोरी में नगद राशि हो, मात्रा से अधिक रिजर्व हो या रिजर्व बैंक की अनुमति हो या अन्य बैंकों का सहयोग हो। तो दोस्तों आपको कोई जब वाणिज्य बैंक ऋण तभी दे सकता है जब रिजर्व बैंक की अनुमति हो, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण किसके पास है? ऑप्शन नंबर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी या स्टॉक एक्सचेंज। तो म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत यह आपके सेबी के पास है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति के मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा या कोई भी नहीं। तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यह विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा आप भंग किया जा सकता है, यानी विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में। तो सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। और अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? इसमें दोस्तों विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद
16 में क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो दोस्तों यह आपका सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो भारत के उत्तर प्रदेश में सिंचाई नहर की पद्धति सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रामन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रामन से है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ? दास प्रथा, जमींदारी, राजतंत्र या रंग भेद। तो अमेरिकी गृह युद्ध यह दास प्रथा के फलस्वरूप इसका अंत हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो 95 बताना है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? स्मिता पटेल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी, मधुबाला। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? द्वैतवाद से, एकेश्वरवाद से, विशिष्ट द्वैतवाद से या भक्ति से। तो रामानुजाचार्य यह विशिष्टता द्वैतवाद से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और द्वैतवाद से संबंधित कौन थे? यह माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी राइट हो जाएगा। 97, ईसाइयों में गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था या ईस्वी सन प्रारंभ हुआ था। तो ईसाइयों में गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर उसी दिन चढ़ाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की चर्चित खिलाड़ी सानिया मिर्जा संबंधित है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि सानिया मिर्जा यह टेनिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जादूगर खिलाड़ी के रूप में जाने वाले मेजर ध्यानचंद जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वे हॉकी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद दोस्तों हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फालोआन शब्द किससे संबंधित है? यानी फालोआन शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से, इनमें से कोई नहीं। तो फालोआन दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस करना न भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।